हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं 11th फिजिक्स का सेकंड बुक का जो सबसे शुरू वाला चैप्टर है। उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके बाद आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इस वाले चैप्टर में हमारे पास पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब जो हमारे पास बॉडीज हैं जो मैटर से बनी हुई हैं, उनको हम किन टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक टर्म्स में। इलास्टिक मतलब अगर हमने कोई भी चीज़ डिफॉर्म की तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में कितना रिगेन कर पाती है। अगर वो कम्प्लीटली रिगेन कर पाती है तो वो इलास्टिक बॉडी होगी। थोड़ा बहुत मतलब रह जाता है तो वो इन इलास्टिक होगी। अगर मतलब हमने उसको डिफॉर्म किया और वो रिफॉर्म नहीं कर पाई तो वो इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक में भी दो टाइप की बॉडीज होती हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक। परफेक्टली मतलब लाइक प्लास्टिक हमने वो डिफॉर्म कर दी, जैसे कि क्ले हमने वो डिफॉर्म कर दी, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में रिफॉर्म नहीं हो पाएंगी बिल्कुल भी, 100% वो डिफॉर्म होगी। इन इलास्टिक में ये है कि वो थोड़ा बहुत रिफॉर्म कर जाती है बट वो डिफॉर्म ही होती है। ये है हमारे इलास्टिक और इन इलास्टिक टर्म्स में जो हम वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी वो उनमें स्टोर हो जाता है। लाइक हम अगर हम एग्जांपल लें इलास्टिक बॉडी का, तो हमने बताया जो हमारे पास इलास्टिक बॉडी है, मतलब जो मटेरियल है, मटेरियलिस्टिक बॉडी वो इलास्टिक इन इलास्टिक। इलास्टिक इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब हम उनको डिफॉर्म करते हैं और वो अपनी शेप को रिगेन कर जाती हैं, मतलब इट कंप्लीटली regain their original shape, their original shape। वो अपनी शेप रिगेन कर जाती हैं, रिगेन कर लेती हैं, उनको हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी होती है मतलब इलास्टिक, इसके बाद इन इलास्टिक, मतलब दो दो टाइप की हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में हम सोचेंगे कि कितनी इन इलास्टिक है, मतलब जो बॉडी है वो कितना अपने आप को रिफॉर्म कर पा रही है। अगर वो बिल्कुल ही रिफॉर्म नहीं कर पा रही तो उसको बोलेंगे हम परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब उसको हम डिफॉर्म कर देते हैं 100% डिफॉर्म। इन इलास्टिक में वो पार्शियली इन इलास्टिक होगी कुछ, और एक इसका पार्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक, प्लास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब वो डिफॉर्म हो जाती हैं, वो डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, फिर वो डिफॉर्म ही रहती है, 100% डिफॉर्म हो जाती है। लाइक क्ले, क्ले जैसे कि क्ले हमने डिफॉर्म कर दी एक बार, वो डिफॉर्म नहीं कि हमने इस पे चिपका दी तो वो इस पे चिपकी चिपकी रहेगी। तो ये है हम बात कर रहे थे इलास्टिक बॉडी के ऊपर। इलास्टिक बॉडी मतलब इट कंप्लीटली रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। जो हमारे पास और जो हम वर्क डन करते हैं डिफॉर्मेशन में, वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, वो वर्क डन हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी stored as a potential energy stored as a potential energy। वो जैसे कि हमने कुछ डिफॉर्म की तो मटेरियल थोड़ा गर्म हो गया, मटेरियल कुछ या कुछ आवाज आई तो ऐसा भी एनर्जी थोड़ा लॉस होता है, पूरी पूरी स्टोर नहीं होती। तो मतलब कुछ एनर्जी साउंड में, कुछ एनर्जी हीट में, ऐसे ऐसे थोड़ा लॉस होता है। बट हम ऐसा कह रहे हैं आइडियली कंडीशन में कि वर्क डन इन डिफॉर्मेशन
इज इक्वल टू स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास बॉडी है उसमें। इसके बाद हम बात करते हैं पार्शियली इनइलास्टिक। एक ही बात कर लेते हैं पार्शियली इनइलास्टिक। पार्शियली इनइलास्टिक मतलब जो कुछ रिफॉर्म करती है अपनी शेप को, और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब जो रिफॉर्म नहीं कर पाती है, वो डिफॉर्म हो गई 100%। इलास्टिक बॉडी में जैसे कि स्टील, सपोज ये मार्कर स्टील का बना हुआ होता और हम भी हल्क होते, इसको ऐसा खींच के बड़ा कर लेते, तो स्टील वापस 100% ऐसा रिगेन कर लेती अपनी ओरिजिनल शेप को। तो ऐसी बॉडी होती है इलास्टिक बॉडी, जिनको हम डिफॉर्म करते हैं और वो अपनी शेप को रिफॉर्म मतलब रिगेन कर लेती हैं, वो बॉडी होती है इलास्टिक बॉडी। सबसे पहले हम उनको डिफॉर्म करते हैं और वो अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेती हैं, तो वो होती हैं इलास्टिक बॉडी। सो एग्जांपल एक आता है कि स्टील इज अ मोर इलास्टिक देन रबर बैंड, ऐसा कुछ करके, तो स्टील इज अ मोर इलास्टिक कंपेयर टू, अगर हम बात करें कि रबर बैंड या कोई जैसे कोई इसके ये तो प्लास्टिक होगा, ये तो इनइलास्टिक में आएगा मतलब रबर बैंड ऐसा समझो। सो वो बात अलग है कि हमारे पास स्टील को खींचने की, स्टील को डिफॉर्म करने की, ऐसा खींचने की ताकत नहीं है, मगर वरना अगर होती तो स्टील अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेती। इसलिए हम स्टील को कहते हैं कि स्टील एक आइडियल केस है इलास्टिक का, ये अपनी शेप दोबारा रिगेन कर लेती है। सो ये रबर बैंड के कंपैरिजन में मोर इलास्टिक है। इसके बाद बात करते हैं, ये हुई पहली बात मतलब इलास्टिक की। इलास्टिक हो गया, अब देखते हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है इसमें पार्शियली और कंप्लीटली आ रहे हैं, बट मैं इस वाले केस को लेता हूँ, ये प्लास्टिक वाला केस और प्लास्टिक वाला। अगर सपोज ये कोई बॉडी है और हमने इस पर फोर्स लगाया, तो फिर ये ऐसी कुछ दिखेगी। हमने इस पर फोर्स लगाया और ये ऐसी कुछ दिखेगी। इसके बाद इसके दो केस होंगे, अगर ये बॉडी है इसके बाद इसके दो केस होंगे, अगर ये इनइलास्टिक के लिए हम बात कर रहे हैं तो। एक पार्शियली वाला जिसमें थोड़ी बहुत रिमूव कर जाएगी, एक परफेक्टली इनइलास्टिक वाला जिसमें पूरी पूरी इनइलास्टिक है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक मतलब इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक के ऊपर, तो ऐसे के ऐसी रह जाएगी कि डिफॉर्म हो चुकी है पूरी, डिफॉर्म, फिर ये ऐसे के ऐसे। एग्जाम्पल है इसका किले, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है किले। यहां पर फोर्स रिमूव हो चुका है, फोर्स रिमूव्ड, फोर्स रिमूव्ड, फोर्स रिमूव्ड हो चुका है यहाँ पर। तो ये हुआ हमारा इलास्टिक और इनइलास्टिक बॉडी। यहाँ तक हमने देखा कि बॉडी जो मटेरियल्स की बॉडी है दो टाइप की होती हैं, और इलास्टिसिटी के बेस में इलास्टिक और इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में भी दो टाइप की, पार्शियली और परफेक्टली। यहाँ हमने परफेक्टली की बात करी है, लाइक किले और प्लास्टिक, तो परफेक्टली के एग्जाम्पल है। अगर बात करते हैं थोड़ी सी पार्शियली की भी, पार्शियली इनइलास्टिक की, तो ये थोड़ी बहुत रिफॉर्म कर जाती, बाकी डिफॉर्म तो होती है ना। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेस ड्यू टू फोर्स, मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स हो गई, उसी की वजह से बनेगा स्ट्रेस।
तो इसकी डेफिनेशन है, जो बुक में जो डेफिनेशन है वो है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी it gets deformed due to deformation. The intermolecular forces inside the body may develop some restoring forces. The body volume which oppose the external deformating forces, the intermolecular forces per unit cross section area of a body is called stress. मैं समझाता हूँ। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन ये है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम प्रेशर समझते हैं ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो ऐसे ही है सॉलिड में स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें जो फोर्स है वो है डिफॉर्मेशन फोर्स, एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जैसे और हाँ, इसके आगे से देखेंगे इसके टाइप कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। न्यूटन से हमें याद आएगा F इज इक्वल टू एम में, एम मतलब मास, एरिया मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। मैं सोचा इसकी डायमेंशन भी लिखवा दूँ, एम एल टी माइनस टू, ये मास इंटू एक्सेलरेशन है। एल टी माइनस वन होता है, ऐसा बोलते हैं एल टी माइनस वन होता है वेलोसिटी। फिर उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, मतलब तो हमारे पास मिला एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन, और मीटर स्क्वायर मतलब एल टी, एल की पावर टू, एम ये वन पावर है माइनस टू पावर का, तो माइनस वन और एल माइनस टू। तो ये हमारे पास हुआ एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हुआ स्ट्रेस। इसका यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन हुआ एम एल टी माइनस टू न्यूटन, और मीटर स्क्वायर मतलब एल टू। टोटल इसका डायमेंशन हुआ एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये इसका डायमेंशन हुआ, ये हुआ इसका यूनिट। और स्ट्रेस कैसे कितना है, कैसे मतलब हम इसको स्ट्रेस को, होता क्या है ये स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कि हमारे पास ये है और हमने इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया और ये है इसका एरिया, तो ये हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फोर्स, फोर्स है डिफॉर्मेशन फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्मेशन फोर्स। तो इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और होता है ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। इसको हम सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए भी लिख देते हैं, किसी में हम ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा ऐसा एफ अपॉन ए। बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी है, ऐसा भी है, और हमने डायरेक्ट स्ट्रेस लिख दिया, ये तो है ही है। सो ये वो हमारा स्ट्रेस ड्यू टू फोर्स। इसके बाद देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब ये कोई हमारे पास बॉक्स है और हमने इसके एरिया पर, सरफेस एरिया पर इसको फोर्स लगाया, तो ये हुआ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा भी समझ सकते हैं। दूसरा वाला है शियर स्ट्रेस, मतलब हमने एक साइड फोर्स लगाया, हमने ऐसा करके लात मार दी एक चीज पर, जेली पे, तो ये कुछ ऐसा होगा, मतलब नीचे से फिक्स है तो ये कुछ ऐसा होगा, सीधा था ऐसा होगा, मतलब ऐसा था ये ऐसा, और हमने ऐसा कर दिया थीटा एंगल पर, हमने इसको ऐसा कर दिया एफ टी लगाकर, मतलब
और हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई हमारे पास बॉक्स है, सपोज इसके नीचे का ये एरिया हमने फिक्स कर दिया और ऐसा हमने फोर्स लगाया थीटा एंगल पर। इससे दोनों डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। सपोज अगर हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की, नॉर्मल मतलब ये फोर्स की बात है, नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो रिएक्शन वाला फोर्स है। तो एक कंडीशन तो ये है कि ये ऐसा हो है ना, हमने इस फोर्स को ब्रेक कर दिया, ये है एफ एन, मतलब इसको ये एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, और ये एरिया है ही है। सो इस वाले डेफिनेशन के हिसाब से आएगा एफ साइन थीटा अपॉन एरिया पर यूनिट। दूसरा वाला जो डिफॉर्मेशन है ना वो वाला। सेकंड वाला हमारे पास शियर स्ट्रेस, इसमें हम इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लेंगे, तो कोस थीटा वाला कंपोनेंट, मतलब सपोज ये है हमारे पास और ये है कोस थीटा, और ये इसका नीचे से ये फिक्स है ये। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी ना वो एफ अपॉन ए ही है, इसमें भी एफ अपॉन ए, बट एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा और एरिया एरिया। ये हुआ शियर स्ट्रेस और ये हुआ नॉर्मल स्ट्रेस, एफ साइन थीटा अपॉन एरिया। सपोज ये डेल्टा एक्स होता है इसमें चेंज, तो हम डेल्टा एक्स रखते हैं इसके नीचे, मतलब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे इसको। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। वैसे 3 टाइप के ना होते हैं, बट मेनली ये 2 ही टाइप के हैं, नॉर्मल और शियर। एफ कोस थीटा अपॉन ए मतलब इसका कोस कंपोनेंट, और इसका परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल वाला नॉर्मल स्ट्रेस। इसके बाद ये है हमारे पास एग्जांपल उसके ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर एग्जांपल। ये स्ट्रेस जो होता है हमारा वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमें बताना है ये एक रोड है जिसमें मास है टोटली W, और इसमें है W1। इसके बाद हमें बताना है फाइंड स्ट्रेस इन अ वायर, इस वायर में स्ट्रेस हमको बताना है एट अ हाइट 3l/4, मतलब यहाँ ये पॉइंट है नीचे से 3l/4, नीचे से 3l/4 हाइट पर हमको ये बताना है फ्रॉम इट्स लोअर एंड, यहाँ से। तो स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जैसे यहाँ ये है तो इसका ये वाला एरिया, मतलब यही तार पतला होता जाएगा ना, अगर खींचेगा तो यही तार पतला होता जाएगा, इसकी आर रेडियस जो है ना कम होती जाएगी। तो इसलिए हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखते हैं। फोर्स हमारे पास एक तो, एक मिनट, तो ये जो W और W डैश है ये है वेट। वेट मतलब एक टाइप का फोर्स ही है। वेट मतलब फोर्स होता है, जो हम कहते हैं ना वेट हम समझते हैं मास, बट वेट है फोर्स mg, जो ये है ना W डैश, ये है वेट मतलब फोर्स, हम फोर्स लिखते हैं इसको mg लिखते हैं, इसको mg मतलब ये mg है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इस पॉइंट पर हमको बताना है स्ट्रेस, और नीचे से 3l/4 है पॉइंट। तो स्ट्रेस यहाँ हमको बताना है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, फोर्स मतलब एक तो ये W है और इसका लिया जाएगा, ऊपर वाला छोड़ दिया जाएगा, इसका लिया जाएगा 3l/4,
और एक ये नीचे ये फोर्स ही दिया हुआ है डब्ल्यू डैश, एक तो ये डब्ल्यू डैश है प्लस, और ये इस वाले फोर्स का 3L/4, मतलब इस वाले वेट का 3L/4, 3/4 ऑफ डब्ल्यू, और ये 3/4 है लेंथ का, को हटा देता हूँ मैं, 3L/4। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एस, यहाँ ये है एस, तो ये हुआ हमारे पास डब्ल्यू डैश वेट प्लस 3W/4 एस, ये हुआ स्ट्रेस हमारे पास। ये हुआ स्ट्रेस हमारे पास। ये पॉइंट हमको देखना था, क्योंकि अगर हम इस सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस लग रहा होगा यहाँ इसमें इस पॉइंट पर लग रहा होगा स्ट्रेस, क्योंकि ये तो पूरा वेट आएगा और ये पूरा आएगा। वरना जो हम जैसे सपोज हम अपने वेट की बात करें तो सपोज किसी में वेट है 72, मतलब अगर हम वैसे बात करेंगे वेट की फिजिक्स में, जो वेट है वो है फोर्स, एक टाइप का न्यूटन में मेजर होता है फोर्स। मतलब अगर हम बात करेंगे 72 kg की, तो 72 kg है मास। अगर हम बात करेंगे इसके फोर्स, इसके वेट की 720 जो mg, अगर मैं इसको करूं m, तो ये जो mg आएगा ये आएगा वेट। और जो विंग मशीन मेजर करती है वो डिवाइड कर देती है, जो नॉर्मल होता है ना उसको g से डिवाइड कर देती है, तो फिर m बच जाता है हमारे पास। तो मतलब जैसे ये 720 न्यूटन है, तो 720 को डिवाइड कर देंगे हम 10 से, 10 से तो ये घट जाएगा, ये हमारे पास 72 kg आ जाएगा। 72 kg मतलब मास, 720 न्यूटन मतलब वेट, न्यूटन वेट। तो हमारे पास ये फोर्स था, ये डब्ल्यू डैश, एक टाइप से ऐसे समझ सकते हैं कि ये डब्ल्यू डैश mg है ये, और ये इसमें भी ये इसका वेट w और ये डब्ल्यू डैश, मतलब न्यूटन में ही मेजर होता है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, फिर हम चलेंगे स्ट्रेन पे और उसके टाइप्स। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 में पढ़ रहा हूँ, देन इसको सोल्व करेंगे। टू ब्रेक अ वायर, टू अ ब्रेक a wire of 1 meter in length, minimum 40 kg is required. Then a wire of the same material of double radius and 6 meter length will require breaking weight. So एक वायर है जिसकी रेडियस होगी ऐसा r, और उसको एक फोर्स चाहिए होगा ब्रेक करने के लिए। फोर्स 40 kg तो मास चाहिए। अगर हम फोर्स की बात करें तो वो तुम्हें पता है ये 400 न्यूटन चाहिए होगा फोर्स। ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब मैं पहले सवाल पढ़ देता हूँ फिर करेंगे इसको पहले, क्योंकि अभी आया नहीं होगा समझ। तो ब्रेक अ वायर ऑफ 1 मीटर इज इन लेंथ, मतलब एक वायर को ब्रेक करने के लिए इन अ लेंथ मिनिमम 40 kg रिक्वायर्ड, 40 kg की जरूरत पड़ती है एक वायर को ब्रेक करने के लिए। ये वो पहला स्टेप। सो एक वायर हमने बना लिया, इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस r और 40 kg की जरूरत पड़ती है। सो 400 न्यूटन लिख दिया हमने, 40 इंटू 10, सो हमारे पास ये 400 न्यूटन आया। इसके बाद सेकंड है, देन द वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ डबल रेडियस, हमने फिर रेडियस डबल कर दी, वार कर दी, तो हमसे पूछा है इसकी लेंथ 6 मीटर। ऐसा हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 मीटर लेंथ। सो इसकी लेंथ जो है 6 मीटर है, बट इसकी रेडियस डबल कर दी। विल रिक्वायर्ड ब्रेकिंग वेट, वेट या मास
मास इसमें पूछा है कि मास कितना रिक्वायर्ड है। यहाँ तो ये 40 kg था, है ना, यहाँ पूछा है यहाँ कितना रिक्वायर्ड। तो ऐसा समझ सकते हैं कि आर के लिए हमारे पास एफ होता है, आर के लिए एफ, सिंगल आर के लिए एफ आर होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए एफ होता है। ठीक है, हमने आर डाला इसमें सिंगल, मतलब आर स्क्वायर पर डिपेंडेंट है आर, ये हम आर की बात कर रहे हैं तो आर स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास एफ, आर स्क्वायर के लिए है हमारे पास एफ की वैल्यू है 400 मीटर। अब हम देखते हैं इसी के लिए 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, और आर हुआ हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। तो आर सिंगल आर स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, तो हमें निकालनी है 4r स्क्वायर की वैल्यू। सो 4r स्क्वायर की वैल्यू हुई हमारे पास, अगर हम इसमें पुट करें तो 1600 न्यूटन। 1600 न्यूटन लगाने पर ये जो है ना ब्रेक हो जाएगा। 1600 न्यूटन लगेगा कितने मास पर? 1600 न्यूटन लगेगा 160 मास पर, 160 kg पर 1600 न्यूटन बनेगा। सो यहाँ ये 40 kg पर ब्रेक हो जाता है, तो अगर इसकी रेडियस डबल कर दी जाए तो 160 kg पर ये ब्रेक होगा, ये हमारे पास है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेन और उसके टाइप। तो ये हमारे, इसके बाद हमारे पास स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ और टोटल लेंथ, इसका रेशो होता है। ये टाइप के कितने होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस मतलब जैसा शियर स्ट्रेन में यह है कि जैसा शियर स्ट्रेस था कि ऐसा हमने ये फिक्स कर दिया और हमने ऐसे इस पर फोर्स लगाया, तो हम देखते थे कि परपेंडिकुलर ये जो फोर्स था शियर फोर्स मतलब एफ कोस थीटा और एरिया, उसको हम रेशो में लिखते थे, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, एफ कोस थीटा अपॉन एरिया। इसमें हम इस एंगल का मेजरमेंट करेंगे, इसको फाई लिखते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा ये बहुत छोटा है, थीटा मतलब बहुत छोटा, स्मॉल, यहाँ ये बहुत स्मॉल है, फिर हम इसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल पर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये कोई एक रोड है, इसकी लेंथ है, हमने इस पर कोई मास लटकाया इससे, या इस पर कोई एक वेट दिया, वेट मतलब फोर्स, सपोज हमने इस पर कोई एक फोर्स दिया जिससे इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, हल्की सी, डेल्टा एल। सो ये होगा हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल। और जब हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन की, एक होता है स्ट्रेस एक होता है स्ट्रेन, जब हम बात करते हैं स्ट्रेन की तो उसका यूनिट तो है नहीं, और जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी है नहीं। ठीक, ये वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वॉल्यूम। अगर ऐसा कोई हमारे पास एक पूरा वॉल्यूम है और हम उसको पिचका के चारों तरफ से पूरा वॉल्यूम कम कर दें, जैसा सपोज ये हमारे पास ये है, और हम चारों तरफ से बिल्कुल सिमेट्रिकल फोर्स लगाएं और इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाए, पहले इसका वॉल्यूम था v, इसके बाद हो जाए इसका वॉल्यूम
वी डैश, डेल्टा वी का चेंज हो जाए, सो डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन। इसके बाद हमारे पास है शेयर स्ट्रेन, तो हमने एक फोर्स लगाया और इसमें जो है थीटा स्ट्रेन आया, मतलब डिफॉर्मेशन, तो थीटा हमारे पास बहुत छोटा है, टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ये वाला एक्स और ये वाला एच इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच, या एक्स अपॉन एल भी लिख देते हैं कहीं, अगर इसकी लेंथ एल है तो, क्योंकि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा ना जिसकी लेंथ होगी, तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास एक्स अपॉन एल है, और ये बॉक्स टाइप का है कुछ ऐसा, तो ये थीटा बहुत ही स्मॉल है, टेन थीटा कंसिडर किया, इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच, ये हुआ हमारे पास स्ट्रेन। और उसके टाइप, तीन टाइप, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शेयर स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या नॉर्मल लेंथ, ऐसा ही वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, ये चेंज इन वॉल्यूम है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयर स्ट्रेस, ये बहुत छोटा, इसको स्ट्रेन दिया तो हमारे पास थीटा जो है उसको मेजर करने के लिए बहुत छोटा है, तो थीटा टेन थीटा कंसिडर किया, एक्स अपॉन एच की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है जो कर्व है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उस पर बात करते हैं। ये एक तरफ हमारे पास स्ट्रेस है, दूसरी तरफ स्ट्रेन, जो इनका रेशो होता है उसको हुक्स लॉ बोलते हैं, हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ई होता है, वो अभी नहीं आया, आगे मतलब आएगा, मैंने भी नहीं बताया। वैसे इससे पहले आ जाता है, कर्व से पहले ई आता है, और ई इज इक्वल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन, मतलब वो ये होता है कि जितना स्ट्रेस होता है उसी प्रोपोर्शनल में स्ट्रेन भी बढ़ता है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और फिर हम इसे हटाते हैं ई और स्ट्रेन आ जाता है, और एक तरफ स्ट्रेस आता है। और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है F इक्वल टू के एक्स, ये स्टिफनेस है, स्टिफनेस। तो यहाँ सबसे पहले जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, देन स्ट्रेन भी आता चला जाता है, आता चला जाता है, दोनों प्रोपोर्शनल में, मतलब सेम वैल्यू के साथ धीरे 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 दोनों बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। बट एक पॉइंट आता है जिससे पहले पहले जो हमारे पास जो मटेरियल है उससे बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिक होता है, इलास्टिक को परमिट करता है उससे पॉइंट से पहले। तो इस कर्व में पी पॉइंट से पहले जो ऑब्जेक्ट है और जो मटेरियल है, बेसिकली हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, उस वो पी पॉइंट से पहले हुक्स लॉ फॉलो करता है। मतलब अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों सेम बढ़ते हुए जाते हैं तो मतलब वो हुक्स लॉ वहां तक फॉलो हो रहा है, और यहाँ पी पॉइंट तक फॉलो हो रहा है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। इसके बाद आपने धीरे 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 बहुत फोर्स बढ़ाया, फोर्स मतलब बढ़ाया, थोड़ा थोड़ा भी बढ़ाया फोर्स, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा। ई पर अगर आप ई तक ले गए उसको, हालांकि ये इसकी लिमिट है,
पी तक लिमिट है इसकी हुक्स लॉ फॉलो करने की, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम वैल्यू के साथ बढ़ने की ई तक, पी तक। और अगर हम फोर्स और अप्लाई करेंगे और स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ई पॉइंट पर इसके बाद हम थोड़ा भी स्ट्रेस देंगे तो ऑब्जेक्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन अपने आप होता जाएगा। मतलब पी टू ई इलास्टिक लिमिट है, इसके बाद इलास्टिक नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट, इलास्टिक लिमिट। सबसे पहला आता है हमारा जो पॉइंट हुक्स लॉ जहां तक फॉलो होगा, उसके बाद आएगा इलास्टिक लिमिट। उसके बाद हम थोड़ा ही फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप ही फिर स्ट्रेन होता जाएगा, अपने आप ही गिरता चला जाएगा। जैसे हम कोई आटा है हमारे पास और हमने उसको थोड़ा सा भी खींचा तो फिर अपने आप नीचे खींच के टूट जाएगा, गिर जाएगा, तो वो है। तो अगर हमने थोड़ा सा भी इसके इलास्टिक पॉइंट यहाँ ब्रेक हो जाएगा, इसकी इलास्टिसिटी का पॉइंट है लिमिट, इसकी लिमिट ब्रेक होने के बाद आफ्टर ई बॉडी ब्रेक्स इट्स इलास्टिक लिमिट एंड हैंस परमानेंट डिफॉर्म्ड, उसके बाद परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी एंड अंडरगोज अ लोड्स ऑफ स्ट्रेन, बहुत सारा स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी फॉर अ वेरी लेस स्ट्रेस टिल ए तक बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेन रिड्यूस करेगी। देखो थोड़ा सा भी स्ट्रेन होगा ना, थोड़ा सा भी स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रिड्यूस करेगी और परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट हुक्स लॉ जहाँ तक फॉलो होगा, ठीक 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 ठीक, अच्छा अच्छा। और उसके बाद हुक्स लॉ की, उसके बाद एक लिमिट होगी हुक्स लॉ की, उसके बाद फॉलो नहीं होगा। फिर बात आ जाएगी इलास्टिसिटी पर। एक पॉइंट इलास्टिसिटी का भी होगा, उसके बाद इलास्टिक नहीं रहेगी। फिर एक पॉइंट इसका होगा हमारे पास पी टू ई, इसका इलास्टिक लिमिट, यहां तक इसका लिमिट है इलास्टिक लिमिट। इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जाएगा, परमानेंट इसके बाद ई पॉइंट के बाद थोड़ा भी अगर हमने स्ट्रेस लगाया तो ऑब्जेक्ट हमारा परमानेंट डिफॉर्म्ड हो जाएगा। मतलब ये ए बी सी जो तीनों पॉइंट हैं ये डिफॉर्मेशन के पॉइंट हैं, कि टूटने के, ब्रेक के, ऐसा। ए पॉइंट पर परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। इसके सबसे पहला पी पॉइंट जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होगा, उसके बाद इलास्टिक का लिमिट, इलास्टिक लिमिट सबसे पहला पॉइंट जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होगा, ये पॉइंट। उसके बाद इलास्टिक लिमिट, बस इतने तक ही रहना है, इलास्टिक लिमिट तक, नहीं तो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। और बी और मतलब ये तीनों पॉइंट इस परमानेंट डिफॉर्म के बाद बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद तीनों पॉइंट ये हैं, बट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होते हैं जिनको हमने ज़्यादा देखना होता। यहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो होगा, ये पूछा जाएगा कि हाँ कहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो होगा, तो इस पी पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो होगा, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू सेम लीनियरली बढ़ेगी। इसके बाद लिमिट पॉइंट होगा एक इलास्टिक का लिमिट, हालांकि पी तक ही होगी हुक्स लॉ की लिमिट, उसके बाद इलास्टिक की लिमिट, उसके बाद परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास है। इसके बाद बात करेंगे और कि ये देख सकते हैं आप। हाँ, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ई तक इनका रेशो होता है ई, इसको हुक्स लॉ बोलते हैं, ई को कांस्टेंट, ये होता है ई। तो यहाँ अगर हम कंपैरिजन करें तो ई ये है, और अगर हम स्प्रिंग में कंपैरिजन करें तो F इज इक्वल टू होता है kx, F इज इक्वल टू kx। ये हम देखते हैं वर्क एनर्जी पावर में, F इज इक्वल टू kx। K होता है स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब पीछे की तरफ जो फोर्स लगता है वो K।
मतलब के होता है हमारे पास स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब कितनी हार्ड है स्प्रिंग हमारी, तो कितनी हार्ड होगी स्प्रिंग हमारी, जितनी पतली स्प्रिंग होगी वो हल्की होगी स्प्रिंग, जितनी मोटी स्प्रिंग होगी वो हार्ड होगी स्प्रिंग। तो अगर हम कंपैरिजन करें, ये हमारे पास एफ इज इक्वल टू के एक्स है, अगर हम इससे स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखें तो स्टिफनेस और ई कि भाई इसकी वैल्यू है, इनको दोनों का रेशो को डिवाइड करेंगे तब ये हमारे पास, और इन दोनों का अगर ये बढ़ेंगे एफ बढ़ेगा एक्स भी बढ़ेगा, तो हमारे पास के और ई के कंपैरिजन में ये स्टिफनेस और ये आएगा। स्टिफनेस का मतलब है, और इस ई से हम समझेंगे कि अगर हमारे पास पतली होगी स्प्रिंग तो हमारे पास स्ट्रेन हो जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा, और इलास्टिसिटी भी नहीं होगी उतनी। अगर हमें इलास्टिसिटी बढ़ानी है तो हमें स्प्रिंग को मोटा करना होगा, हार्ड करना होगा स्प्रिंग को, और जितनी स्प्रिंग हार्ड होती जाएगी, मतलब खींचने में जितनी हार्ड होगी स्प्रिंग, वो उतनी ही इलास्टिक होती जाएगी, है ना। तो बड़ी बड़ी स्प्रिंग वो गाड़ी वगैरह में लगती हैं, वो ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, मतलब वापस अपनी शेप रिगेन कर लेती हैं। तो ये देखा हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, और इन दोनों का रिलेशन भी देखा। पी ई ए बी सी पॉइंट जो थे सबसे इंपॉर्टेंट, पी पॉइंट यहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, उसके बाद इलास्टिक पर बात आ जाती है, इलास्टिक रहेगी नहीं रहेगी, फिर परमानेंट भार, उसके बाद बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। बट ये वाले पॉइंट तीनों इंपॉर्टेंट है, लिमिट वाला, हुक्स की लिमिट, और इलास्टिक की लिमिट, और परमानेंट डिफॉर्मेशन की लिमिट। टिल ई पी पॉइंट तक मैंने लिखा है इधर, टिल पी पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। पी टू ई इलास्टिक की लिमिट होती है, पी टू ई पर लिमिट ब्रेक हो जाती है, मतलब अब इलास्टिक नहीं है ऑब्जेक्ट हमारे पास। आफ्टर ई अगर हमने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाया तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है फिर उससे, है ना। undergoes a lot of strain or very less stress till ए तक, उसके बाद ये